भाइयों बहनों, हमारा तो एक ही ध्येय है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप सब जो देख रहे हैं, मैं आप सबको इंडिया न्यूज के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जब मैं बनारस जाऊंगा, जाते ही मैं कहूंगा बनारस से तो मेरा पुराना नाता है जी। कॉमेडियन हूँ, राजनीति में हूँ, इसलिए थोड़ा सीरियस हूँ। वो जो है वो राजनेता है, राजनीति में है और वो कॉमेडी कर रहे हैं। तो लोग जो कहते हैं कि भैया मोदी जी से मेरा घर चल रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है, मोदी जी की वजह से घर चल रहा है। पब्लिसिटी के पीछे जो हमें डर है, नुकसान है, पूरी जिंदगी का नुकसान है। हमने जिंदगी दांव पे लगा करके काम किया। मैंने 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। अब किसी के आए नहीं आए, मैं कह रहा हूँ मेरे आए हैं, आपको क्या तकलीफ है? लोकसभा चुनाव का प्रचार बहुत तेजी से शुरू हो गया है, नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इस बीच सबकी निगाहें यूपी के खास या हाई प्रोफाइल सीट कहे जाने वाले बनारस पर आकर के टिक गई। जी हाँ, एक हफ्ते से बनारस सीट चर्चा में इसलिए नहीं है कि पीएम मोदी वहां से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन चर्चा में इसलिए है कि पीएम मोदी को तगड़ी चुनौती देने का दावा कर चुके हैं और ताल ठोकने जा रहे हैं रील की दुनिया के मोदी। जी हाँ, हमारे साथ हैं रील की दुनिया के मोदी। अब उनसे उनका परिचय उनके चेहरे से जानते हैं, उनसे बात भी करेंगे। क्या ख्याल है आपका, मोदी जी को चुनौती क्यों? देखिए, मोदी जी को चुनौती इसलिए कि जो मैंने देखा सूरत में जो हुआ। सूरत में क्या हुआ? सूरत में जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, उन्होंने उनको समर्थन दे दिया और बाकी जो कैंडिडेट है उन्होंने पर्चा वापस ले लिया। तो सूरत की जनता के साथ जो है वोटिंग का अधिकार भी छीन लिया गया, उनको वोटिंग करने का अधिकार भी नहीं रहा। वोटिंग, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया। वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट हो गए वो बीजेपी के कैंडिडेट। हाँ, निर्विरोध। तो जिस हिसाब से 10 लोग कैंडिडेट थे और फिर भी निर्विरोध होना, ये तो बड़ी बात है। और जिस हिसाब से हुए, जिस तरीके से हुए, वो एक जब वो हुआ चीज़ें, तो भी मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कॉमेडी करते हैं इस पर। उसके बाद जब मैंने देखा इंदौर में वो फिर कैंडिडेट ने दे दिया, तो मुझे लगा आजकल में जो है ना ये पर्चे उठाएंगे और वो फिर निर्विरोध बनेंगे। तो 400 पार के अंदर 2 लोग तो ऐसे ये कर देंगे। और फिर मैंने कहा शुरुआत हुई है तो कहीं और भी हो सकता है ऐसा। तो फिर मुझे लगा कि कहीं वाराणसी में ना उदाहरण पेश करेंगे कि मोदी जी को देखो अब की बार निर्विरोध बनाया है। अच्छा, तो फिर मैंने कहा वहाँ से पर्चा भरते हैं, कम से कम वाराणसी की जनता को मैं बचा सकूँ कि उनको वोटिंग का अधिकार है, उनका वोटिंग का अधिकार रहे, तो वहाँ तो रहना ही चाहिए। तो फिर मैंने कहा पर्चा भरेंगे और जब तक चुनाव हो नहीं जाते, रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक बिल्कुल उठाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे लोग कह रहे हैं कि हम जैसे सब पर्चा उठाएंगे तो मैं भी उठा लूँगा। चुनाव से पहले हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली में सब कुछ है, तो ये माना जाए कि बनारस जाने से पहले नई संसद भवन और जहां आपके हिसाब से आप तो अपनी जीत मान ही रहे हैं कि आप जीतेंगे, बिल्कुल बिल्कुल तो देखने के लिए आए हैं या नहीं? देखा हुआ तो मेरा पहले से ही है, तभी तो मैं श्योर जीत मान रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली तो मेरा पहले से ही देखा हुआ है और जीत वहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो जीतेंगे ना, वो जीत केवल यहाँ दिल्ली पहुँचने के लिए नहीं होगी, वो दुनिया में, देश में, हर जगह, मतलब मेन तो देश के लोगों के लिए, बाकी दुनिया में अपने देश के जो लोग रहते हैं उन तक पहुँचने की जो जीत होगी वो हमारी जीत, असली जीत होगी। क्योंकि हम जो चीज़ पहुँचाना चाह रहे हैं वो हम पहुँचा पाएँ, बस हमारा यही इरादा है। श्याम भाई, ये तो बहुत सीरियस बातचीत हो गई, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक बात मैं ये रखूंगा कि 2022 में जहाँ तक मुझे जानकारी, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो आप आम आदमी पार्टी में सदस्य के तौर पे या आम आदमी पार्टी की अपनी सदस्यता ले ली थी। 24 चल रहा है, तो आम आदमी पार्टी से तो अरविंद केजरीवाल जी भी एक आध बार ताल ठोकी चुके हैं मोदी जी के लिए बनारस से। आम आदमी पार्टी को छोड़ करके स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में क्यों बनारस जा रहे हैं? देखिए, अभी ये भी सीरियस सी बात है, इसमें भी कोई मजाक नहीं है कि सीरियस इसलिए है कि वहाँ पे गठबंधन है, इंडी गठबंधन है। अब वो जो है सब मिलजुल के बनाया है उन्होंने। आप भी इंडी कहते हैं कि इंडिया? अब हम भी इंडी कहते हैं। अभी तो हम तो विपक्ष में ही है ना, उनके निर्दलीय हैं, तो अब उनके साथ में तो है नहीं गठबंधन में जी। तो उन्होंने जो बनाया है, तो उसमें क्या है कि सब पार्टियां हैं, आपको पता है। अब वहां पे जो लड़ रहे हैं वो अध्यक्ष हैं वहां के, अजय राय जी। जी जी। तो अब अजय राय जी को मैं ये तो बोल नहीं सकता कि हम तो, अब मेरे लिए आम आदमी पार्टी को अलग करो और मैं आम आदमी पार्टी से लड़ूंगा ना। उनको मैं ये बोल सकता हूँ कि आप चलो मत लड़ो, इस बार मैं लड़ लेता हूँ, तो ये भी मैं नहीं बोल सकता। फिर ये है कि मेरा कोई बहुत वो सिर्फ चुनाव जीतना लड़ना ऐसा कुछ होता तो मैं कहीं और से भी लड़ता, मैं राजस्थान से लड़ लेता। हमारा वो मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद कुछ और है। और वो वही है जो सीरियस बातें हो जाती है। अगर सीरियस ना करके दूसरी बात करें तो ये अच्छी बात है कि मैं राजनीति में आके सीरियस बात कर रहा हूँ।
कॉमेडियन हूँ। और वो नहीं, जो कॉमेडियन होना सीरियस होना दोनों अलग बात है। अलग बात है। कॉमेडियन होना, आपने अपने बूते पर वो एक छवि बनाई, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि कॉमेडियन नहीं होना और नहीं, चुनाव लड़ना। कॉमेडियन हूँ, राजनीति में हूँ, इसलिए थोड़ा सीरियस हूँ। हम्म। वो जो है वो राजनेता है, राजनीति में है, और वो कॉमेडी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सीरियस हो रहा हूँ ये कि लाइन आपने बहुत बड़ी लाइन बोली है आपने कि नहीं, लाइन मोदी तो बहुत छोटी है, मतलब बहुत बड़ा है। मतलब बहुत बड़ा है। हाँ। तो लगभग लगभग आपका जो करियर रहा है, उस करियर के दौरान आपने देखा जाए तो मोदी जी से रिलेटेड आपने मोदी जी की मिमिक्री, एक बार ख्याल है कि एक बार पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, हम्म। तो उसको लेकर के जब आपने एक अपना मिमिक्री करते हुए वीडियो या शॉर्ट्स जो भी बनाया रील की दुनिया का, तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया था। हाँ। और उसके बाद भी ऐसा रहा है कि आपने कुछ जानवरों को लेकर के, नील गायों को, तो मतलब अगर देखा जाए तो आपने जो वीडियो बनाए, जो आपने अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाया किया, मोदी जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग भी तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, इनको क्यों नहीं? देखिए, वो बात अगर आप कर रहे हैं तो मैं ये एक ही जवाब है मेरे पास कि जिस दिन अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जिस दिन राहुल गांधी जी बन जाएंगे, और उनकी बात सुन करके हर देशवासी वीडियो देखे उनका, और हर देशवासी उनको फॉलो करे या वो चीज़ उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, तो मैं उनकी भी आवाज़ कॉपी करूंगा, इसमें कोई वो नहीं है। अब मैंने स्टार्ट किया 2014 से, मैं 2014 से कर रहा हूँ मिमिक्री, और 2016-17 में जाकर के मेरे वीडियो वायरल हुए जी। 2024 में हम बात कर रहे हैं, तो इस बीच में कोई रहा ही नहीं कोई और प्रधानमंत्री, तो मैं कैसे कर लूंगा किसी और की मिमिक्री। और उससे पहले अगर मनमोहन सिंह जी थे तो उस समय मैं 11वीं-12वीं में पढ़ता था, तो वो इतना कोई माहौल भी नहीं था, ना सोशल मीडिया थी इतनी। तो जो ये टाइम जो अभी का चल रहा है ये अभी का है। अगर आज से 10 साल बाद मैं रहूंगा तो फिर मैं उनकी मिमिक्री करूंगा जो यहाँ पे होंगे। तो लोग जो कहते हैं कि भैया मोदी जी से मेरा घर चल रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है, मोदी जी की वजह से घर चल रहा है, लेकिन मोदी जी की जगह कोई और होता तो उसकी वजह से चलता। टैलेंट तो मेरे में मिमिक्री वाला है ना। जी जी। मैं कोई मोदी जैसा दिखता नहीं हूँ कि वो दाढ़ी और हाँ, आपका उससे लुक। कि मैं जाता हूँ और मोदी जी बनता हूँ तो काम चल जाता है। अब मोदी जी नहीं होंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। मुझे मेरे टैलेंट पे भरोसा है, तो बिल्कुल काम आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इस बातचीत में जो मुझे एक समझ में आ रहा है कि आप मोदी जी के फैन भी थोड़ा सा समझ में आ रहे हैं। फैन अब अपोजिशन में, तो ये आखिर क्यों? क्योंकि आपने 10 साल की बात बतौर देश के नागरिक आप एकदम सही कहते हैं, लेकिन आपने एक लाइन कही ना कि आपने खुद भी उस लाइन को कह दिया, तो सोशल मीडिया में लोग शायद आपके ये जो ट्रोलर्स हैं आपके लिए कहते रहते हैं कि मोदी जी की वजह से आपका घर चल रहा है। तो ये फैन आखिर क्यों अगेंस्ट हो रहा है, विरोध में क्यों जा रहा है? विरोध में इसलिए जा रहे हैं कि जब मैं थोड़ा सा विरोध में हुआ तो वो भी विरोध में जा रहे हैं। और बाकी तो 2014 में तो मैं फैन ही था, भक्ति था, हमने भी खूब ऑनलाइन प्रचार मोदी जी के? किए। हाँ हाँ, अच्छा। खूब ऑनलाइन प्रचार किए हमने, इधर उधर वोट मांगे हैं खूब, और खुद ने भी 2014 में पूरा एकदम तो मतलब बदलने के लिए 14 में भाजपा और मोदी जी को वोट गया था? हाँ बिल्कुल। मतलब जानना नहीं चाहिए, लेकिन एक हाँ बिल्कुल, तो मैं जानने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे तो 2014 के जो फेसबुक अकाउंट है उस पर एकदम मतलब खुल करके सपोर्ट किया हुआ है, फोटो वीडियो सब उस पर है। तो किया था हमने सपोर्ट पूरा एकदम, मोदी जी को किया था। तो फिर ये हृदय परिवर्तन कहाँ से? देखिए, जब थोड़ा टाइम हो जाता है ना, फिर वैसे भी लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और कुछ लगातार रहने के बाद में, फिर कुछ जो लगातार रहते हैं उसके बाद में वो भी उतना समझते नहीं है कि ये लोग वही हो सकते हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। वो लहर एक थी, तो वो लहर ऐसे ही तो बनती नहीं है लोगों के सपोर्ट 14 से। की लहर की बात कर रहे हाँ, हैं? और 2024 में फिर तो 14 वाले अगर मेरे जैसे बंदे अगेंस्ट हो सकते हैं, मतलब अगेंस्ट तो मैं नहीं कहूँगा अभी भी, मतलब मेरा काम कॉमेडी करना है तो मैं कॉमेडियन हूँ। मैं अगेंस्ट वैसे नहीं हूँ कि भैया 400 नहीं आनी चाहिए, इनको हराओ, बीजेपी को वोट मत दो, ये मत दो। मैं ये कहता नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मुझे मतलब नहीं है वो 450 भी लाए, 420 भी लाए, 400 भी लाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये अगर लोकतंत्र में वोटिंग के अधिकार से सीटें लाते हैं तो मुझे कोई मतलब नहीं। अगर ऐसे जैसे सूरत में हुआ तो वैसे होगा तो फिर पूरे देश में आप कैसे कितनी सीटें ले लोगे, फिर तो सही बात नहीं है। लेकिन सूरत का इलेक्शन तो ये माना जा रहा था ना कि निर्विरोध हुआ, क्योंकि सूरत है, उसके बाद जो आपने खुद ही जिक्र कर दिया इंदौर वाला, तो ये तो निर्विरोध हुआ है। देश में पहले भी निर्विरोध इलेक्शन और लोग जीत करके आते रहे। देखिए, अगर ऐसे ही सेम इंसिडेंट पहले हुआ हो कहीं, तो अगर या तो मुझ में समझ नहीं होगी इतनी, या मैं उस टाइम इतनी समझ नहीं रखता हूँगा तो मेरे से रह गया होगा, या मैं दुर्भाग्य मानता हूँ कि मेरी तरह कोई और था, वो उसने आवाज़ नहीं उठाई। मुझे बहुत बुरा लगा
अगर निर्विरोध देखो, हमारे गांव में या इधर उधर कहीं सरपंच बनता है ना कोई, तो निर्विरोध का मतलब ये होता है कि 5-10 लोग इकट्ठे होते हैं, फिर ये कहते हैं यार चुनाव नहीं करेंगे यार, इन्हीं को बना दो। बिल्कुल। किसी को कोई एतराज है, बोले नहीं एतराज नहीं है, चलो इनको बना दो। फिर ये निर्विरोध की परिभाषा ये मुझे लगती है यही है, बाकी कुछ और होगी। वहाँ क्या हुआ है, वहाँ कैंडिडेट पूरे 10 हैं। वहाँ फिर एक कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसने अपना जो है वो नामांकन खारिज हुआ, उनका ये कुछ दिक्कतें आई, वो जो पहले से चीज़ें सेट थी। उसके बाद में जो चलो वो उसकी आगे भी दिक्कतें भी आ गई होंगी, वो साइड हो गए, लेकिन उसके बाद भी 8 लोग थे, उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। तो 8 तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोइंसिडेंस की 8 को एकदम विचार आया कि रे भैया हम पर्चा वापस लेते हैं, नहीं लड़ना, एकदम गलती हो गई। तो ये जो चीज़ हुई, तो अब इस टाइम में हूँ, हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद मैं ना हूँ और ये चीज़ हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मैं जब तक कहूँगा, जब तक मैं मेरा कर सकता हूँ, मैं आवाज़ उठाऊंगा, मैं ये चीज़ संदेश पहुँचाऊंगा कि भैया ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से सूरत में जो मतलब जो सरकार कह रही है या जो बीजेपी पार्टी कह रही है निर्विरोध चुनाव होना, वो आपके लिए निर्विरोध नहीं है। हाँ। खैर श्याम भाई, आपने ये देखा होगा कि निर्विरोध हुए, आप कह रहे हैं कि निर्विरोध मतलब बतौर बनारस जाना, चूंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने जब ये सोचा तो आपको भी याद होगा जब आपने ये ट्विटर या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे आकर के जब आपने इसको कमेंट किया तो लोगों ने इसको मजाकिया लहजे में लिया कि मजाक है, ये क्या है, बनारस जा रहे हैं। इतना तो आप भी मानते हैं कि 5 साल से 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे बतौर सांसद हैं और देश के सबसे बड़े नेता होने के नाते उन्होंने वहाँ पे काम किया या नहीं किया, तो जनता का एक रुझान तो है। आप किस वोट बैंक में कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वोट बैंक में आपके फॉलोअर होंगे, उसकी भी बात नहीं। वोट बैंक मतलब ये कह रहा हूँ कि आदमी कहीं से कुछ फैसला लेता है तो कहीं ना कहीं वो सोचता है कि इस फैसले में मेरा साथ कौन देगा। आपके हिसाब से बनारस में क्या है, जा रहे हैं साथ हो सारी चीजें? देखिए, मैं अगर ये सोच करके चलता कि मेरे को वोट कहाँ से आएंगे, मैं वो लड़ने चला हूँ, मेरे को इतने वोट मिलेंगे, इस यहाँ से मिल जाएंगे, वहाँ से मिल जाएंगे, मैं निकलता ही नहीं। मैं फिर निकलता तो मैं अपनी पार्टी बना के निकलता, पार्टी बना लेता अपनी, कि मैं जब जा ही रहा हूँ, इतने इंटरव्यू दे ही रहा हूँ, तो अपनी पार्टी का प्रचार हो जाएगा। हमारा तो 1 वोट का टारगेट है जी, वहाँ पे 1 वोट भी आ जाए तो हमारा जो है लक्ष्य पूरा हो जाएगा कि हाँ भैया हमने वहाँ पे किसी, अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अगर वहाँ पे नाम दर्ज करा देता हूँ और बाकी वहाँ पे 15 कैंडिडेट और हों मोदी जी के समेत, मोदी जी मोदी जी के अलावा अगर 14 लोग पर्चा वापस ले लें तो मेरा पर्चा वहाँ पे रहेगा। तो लोग जब वोट देंगे ना तो फिर तब मुझे वोट देंगे और तब मेरी जीत हो जाएगी। तो मैं तो वो पर्चा उठाने का वेट कर रहा हूँ कि वो कब, वो अब तो उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है श्याम रंगीला लड़ रहा है तो वापस तो हटेगा नहीं। और वो कोई भी लोग हो सकते हैं जो उठा लें, मैं तो उठाऊंगा नहीं। बुरा नहीं मानेंगे तो चुभता हुआ सवाल करें। चुभता हुआ क्या मतलब? नहीं, अरे आपके पोस्ट के बाद मैं ये ओरिजिनल हो गया। मोदी नहीं हूँ, आप कोई से सवाल कर सकते हो मेरे से। मैं आपको ओरिजिनल मोदी नहीं मतलब ओरिजिनल मोदी को चुभता हुआ सवाल पसंद नहीं है? क्या कह रहे हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ सर, ओरिजिनली। खैर, जो आपने कहा वो जनता जानेगी, जनता फैसला करेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने पोस्ट किया ना तो उसके बाद आपने कहा कि 1 वोट भी मिले, आप बतौर नागरिक अपने अधिकारों की और अपने कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे जो कमेंट है वो मैं देख रहा था, तो उस पे कमेंट ये थे कि आप पब्लिसिटी और ज्यादा पाने के लिए मोदी जी के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बात है। पब्लिसिटी से मिल रही है। देखो, अब आपके पास आए हुए हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हो, बाकी भी इंटरव्यू दिया है, पब्लिसिटी मिल रही है। पब्लिसिटी के पीछे जो हमें डर है, नुकसान है, पूरी जिंदगी का नुकसान है, हमने जिंदगी दांव पे लगा करके काम किया मैंने। तो ये जो पूरी जिंदगी मैंने दांव पे लगाई है, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए लगा दूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। कोई और लगा के दिखा दे मुझे कि कोई और मेरी तरह कोई कॉमेडियन हो और पब्लिसिटी, ये इतना बड़ा कदम क्या, एक वीडियो कोई रिलीज करके दिखा दे कहीं कि मैं चलो इस चीज़ के विरोध में हूँ, जो सूरत में हुआ या यहाँ जो हुआ मैं उसके विरोध में हूँ, इतना बोल के दिखा दे। किसी में हिम्मत नहीं है सर, और मेरे में हिम्मत थी। पब्लिसिटी मुझे मिल रही है, हिम्मत थी तो मुझे मिल रही है, आगे भी मिलेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जिन लोगों को लगता है पब्लिसिटी मिल रही है, तो भैया इसके लिए पहले मैंने मेहनत की है, थोड़ा मैंने नाम बनाया है, तब जा करके आज लोग मुझे पूछते हैं, सवाल करते हैं। तो नो डाउट इसमें क्या, मोदी जी की वजह से मिली, राज मोदी जी की वजह से मिल रही है। तो मैं तो कहता हूँ ना कि मोदी जी की वजह से रोटी मिल रही थी। लोग भी लिख रहे हैं कि मोदी जी की वजह से तुम्हें रोटी मिल रही थी, तुम ये क्या कर रहे हो। भाई मेरा पराठा खाने का मन है, मैं रोटी के बाद पराठा खाना चाहता हूँ। बनारस की कचौड़ी भी बहुत फेमस है, कचौड़ी खाना खाएंगे? चाहता हूँ मैं, सब कुछ खाना चाहता हूँ। अब जब मोदी जी ने कह ही दिया है भी, अब लोग कहते हैं कि मोदी जी ने कह दिया 15-15 लाख रुपए आएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। अब किसी के आए नहीं आए, मैं कह रहा हूँ मेरे आए हैं, आपको क्या तकलीफ है? आ रहे हैं तो आपके क्या तकलीफ? मोदी जी ने एक और नारा दिया था, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, इसके बारे में
ये सबके बारे में था। थोड़ा सा मोदी जी के स्टाइल में बात हो जाए। देखिए भाइयों बहनों, हमारा तो एक ही ध्येय है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सब में सब आते हैं भैया। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम लेकर के चलते हैं, और इसलिए हमारे परिवार को बढ़ाने के लिए, हमारे परिवार के जो साथी हैं उनको वापस लाने के लिए, ये जो कभी विजेंद्र सिंह हमारी तरफ आ गए तो ये आरोप लगाते हैं ये कैसे हो रहा है जी, ये हमारा परिवार है जी, हमारे परिवार में बढ़ोतरी हो रही है। इनको क्या दिक्कत है जी, क्या क्या परेशानी है इस सज्जन को, क्या तकलीफ है जी? वाह। आखिर में थोड़ा सा हल्का सवाल, आपने कॉमेडी जो कि माना जाता है कि एक लाइटर वे का एक प्रोफेशन है, उससे आपने शुरुआत की। आपने देखा होगा कि मतलब जब लोग प्रोफेशनली कॉमेडी या सिंगिंग को जब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एक इच्छा होती है, दिल में एक छुपी हुई इच्छा होती है कि वो बॉलीवुड या फिल्मी जगत या एंटरटेनमेंट के सेक्टर में जाएंगे। आप क्यों नहीं गए, आप राजनीति में? देखिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी ज़्यादा चिंता रहती है इन चीज़ों को लेकर के। किन चीज़ों को? देश को लेकर के मैं ज़्यादा देशभक्त हूँ थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा देशभक्त हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। तो मुझे मेरे से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें ये लगती है कि जैसे कॉमेडी में अगर आप देखोगे तो बाकी कॉमेडियन जो हैं या कोई और, मैं जिनको जानता हूँ कहीं, तो वो लोग राजनीति में बोलने से बचते हैं, कमेंट करने से बचते हैं, अपनी राय रखने से बचते हैं, कुछ गलत भी हो गया तो बोलने से बचते हैं। मैं बचता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ। बोलता इसलिए हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत आप पढ़ लिख लोगे, बहुत कुछ कर लोगे तो उससे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, उससे आप उन्हीं की मान पाओगे जिनके पास ये पावर है, और ये पावर नेताओं के पास होती है। अब नेता ये ऐसे काम कर, नेता ये ऐसे बोल रहे हैं, कुछ भी बयान दे रहे हैं, तो फिर वो मतलब नहीं रह जाता है। तो तब मुझे लगता है कि जो मैं जो हूँ थोड़ा सा इस चीज़ में सीरियस हूँ, और जो मुझे कई बार लगता है जब पैसे वैसे खत्म हो जाते हैं तो मुझे लगता है यार नहीं होना चाहिए यार, ये क्या मतलब। तो नेता भी तो अभिनेता बनते, अभिनेता भी नेता बनते, तो इसके बाद माना जाए कि सेकंड पारी का तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ कब क्या हो जाए। कोई जिस राह पे हम निकल पड़े हैं उस राह में पता ही नहीं कब राह खत्म होगी, कब चलती रहेगी। तो अब तो कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं, सेकंड पारी फर्स्ट पारी कब आउट हो जाएं, कब लास्ट तक टिके रहें, पता नहीं है सर कुछ। शुक्रिया श्याम भाई समय देने के लिए। आपकी ये पारी, सेकंड पारी और सारी पारी बखूबी चलती रहे, आप सफल होते रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ। दर्शकों, आपको इंडिया न्यूज के इस मंच पर श्याम भाई के साथ बातचीत कैसी लगी, कमेंट और राय देकर बताइएगा जरूर। श्याम भाई, एक गुजारिश है। हाँ जी सर, बिल्कुल, कि इंडिया न्यूज के बारे में थोड़ा सा कुछ कह दीजिए। भाइयों बहनों, इंडिया न्यूज आप सब तक ये बात आप पहुंचा रही है। आप सब जो देख रहे हैं, मैं आप सबको इंडिया न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जब मैं बनारस जाऊँगा, जाते ही मैं कहूँगा बनारस से तो मेरा पुराना नाता है जी। जब मैं गाने सुना करता था तब उसमें एक गाना था, खई के पान बनारस वाला। वो बनारस वाला जो पान है वो खाने के लिए मैं तड़प रहा था। अरे इसलिए बनारस से मेरा पुराना नाता हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करिएगा जो ये बात आप तक पहुंचाई।